डीएनए मित्रों, ईरान और तुर्की की संभावित अदावत के बाद अब हम आपके सामने उस बड़ी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ईरान के युद्ध की आंच हिंद महासागर तक पहुंच गई है। मित्रों, हिंद महासागर में अमेरिका की एक पनडुब्बी ने ईरानी नौसेना के जहाज IRIS डेना को तबाह कर दिया। खबरों के मुताबिक यह हमला श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक किया गया और इस अटैक में ईरानी नेवी का जहाज पूरी तरीके से तबाह हो गया। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि ईरान का यह जहाज भारत के मिलन नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने आया था। यह अभ्यास 25 फरवरी यानी ईरान के युद्ध के शुरू होने से 3 दिन पहले ही खत्म हो गया था। अमेरिका ने ईरानी जहाजों को क्यों बर्बाद किया, हिंद महासागर तक जंग का प्रभाव पहुंचने के क्या मायने हैं? मित्रों, इन सभी सवालों का हम आपको जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस हमले के बारे में जानना चाहिए जिसमें ईरान के जहाज के चीथड़े उड़ गए। मित्रों, अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी 3 मार्च से इस जहाज का पीछा कर रही थी। 4 मार्च को अमेरिकी पनडुब्बी उतने फासले पर पहुंच चुकी थी जहां से जहाज पर हमला किया जा सके। हमला करने की स्थिति में पहुंचते ही अमेरिकी नौसेना ने इस जहाज पर एक टॉर्पीडो दागा। टॉर्पीडो की चोट के बाद यह जहाज पूरी तरह तबाह हो गया। इस हमले में 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई। मित्रों, टीवी न्यूज और अखबारों में आपने कई बार यह शब्द यानी टॉर्पीडो सुना और पढ़ा होगा। मित्रों, टॉर्पीडो शब्द की उत्पत्ति एक मछली से जुड़ी हुई है। इस मछली को इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। दरअसल इस मछली को छूने पर बिजली के झटके जैसा एहसास होता है। इस मछली के अंदर प्रकृति ने ऐसी सुरक्षा तंत्र दिया है कि खतरा महसूस होने पर मछली के शरीर से ऊर्जा निकलती है जो बिजली के करंट जैसी होती है। इस ऊर्जा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के लिए हाथ सुन्न हो जाता है। प्राचीन ग्रीस और रोम में सुन्न होने के लिए लैटिन भाषा का शब्द टॉर्पेट इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से ग्रीस और रोम के लोगों ने इलेक्ट्रिक रे मछली को टॉर्पीडो कहना शुरू कर दिया। मित्रों, वर्ष 1866 में जब ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट व्हाइटहेड ने पहला पानी के अंदर चलने वाला रॉकेट बनाया तो उन्हें लगा इसका बर्ताव बिल्कुल इलेक्ट्रिक रे मछली जैसा है, यानी यह हथियार पानी के अंदर चलता है और इसका इंपैक्ट दुश्मन के जहाज को कुछ सेकंड के लिए सुन्न यानी ये निष्क्रिय कर देता है। इसी वजह से रॉबर्ट व्हाइटहेड ने अपने आविष्कार का नामकरण मछली के नाम पर यानी टॉर्पीडो किया। मित्रों, अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी ने अपने मिशन यानी ईरानी जहाज को खत्म करने के लिए जो सैन्य ऑपरेशन चलाया वो भी काफी चतुराई से भरा था। अब हम आपको नक्शे के जरिए ट्रंप के इसी शातिर प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, समंदर के जिस क्षेत्र में ईरानी जहाज पर हमला किया गया वो श्रीलंका के गौल बंदरगाह से 74 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका की समुद्री सीमा में उनके किनारों से 52 किलोमीटर आगे तक स्थित है, यानी यह हमला श्रीलंका की समुद्री सीमा में नहीं किया गया। अगर यह हमला श्रीलंका की समुद्री सीमा में किया जाता तो यह श्रीलंका की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता। इसी वजह से जब यह जहाज श्रीलंका की समुद्री सीमा से बाहर चला गया तब इसके ऊपर अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागा ताकि कोई नई टेंशन ना पैदा हो। मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली घटना है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने दुश्मन के जहाज को टॉर्पीडो दागकर समंदर में मार गिराया हो, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह भी पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में किसी जहाज को निशाना बनाया है। डीएनए मित्रों, इस अमेरिकी कार्रवाई की वजह से अब जंग का दायरा हिंद महासागर तक पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि उसे हिंद महासागर तक आकर ईरान के जहाज को निशाना बनाना पड़ा। मित्रों, अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का पूरा जोर ईरान की नेवी को तबाह करने पर रहा है। 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान के 19 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी तबाह की जा चुकी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के बंदर अब्बास, चाबार और कोनाराक बंदरगाहों पर भारी बमबारी की थी। मित्रों, स्वतंत्र सामरिक आकलन के अनुसार पिछले 6 दिनों में ईरान की नेवी के लगभग 20% संसाधन अमेरिकी हमलों में बर्बाद हो चुके हैं। बंदर अब्बास में स्थित ईरानी नेवी के हेडक्वार्टर को भी अमेरिका ने तबाह कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई का मकसद उस स्थिति को पैदा होने से रोकना है जहां ईरान को दुनिया का ब्लैकमेल करने का मौका मिल जाए। अब हम आपको ईरान और अमेरिका का यही सामरिक समीकरण बताने जा रहे हैं। मित्रों, ईरान के नजदीक ये जो छोटा सा पानी का हिस्सा आप देख रहे हैं उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज का जल डमरू मध्य। ये एक ऐसा हिस्सा है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है।
अगर आप नक्शे को गौर से देखेंगे तो कुवैत से लेकर कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और इराक तक से निकलने वाले तेल के जहाज इसी छोटे से हिस्से से निकलकर अरब सागर की तरफ जाते हैं। अगर ईरान इस हिस्से में नौसैनिक तैनाती बढ़ा देगा तो तेल की आवाजाही का रास्ता बंद हो जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों पर बारूदी हमले करने के साथ ईरान को आर्थिक स्ट्राइक करने का मौका भी मिल जाएगा। मित्रों, तेल की इसी आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका लगातार ईरान की नौसेना को निशाना बना रहा है ताकि ईरान की नेवी किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की घेराबंदी ना कर पाए। मित्रों, अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स की घातक कार्रवाई की वजह से ही ईरान ने अपने जहाजों को बंदरगाहों में छिपाकर रख दिया है और ईरान की नेवी समंदर के बजाय किनारों से ड्रोन अटैक करने पर मजबूर हो गई है। मिलन नौसैनिक अभ्यास में ईरान के 3 जहाज आए थे। डेना को अमेरिका ने तबाह कर दिया है, लेकिन बाकी बचे 2 जहाज अब श्रीलंका में छिपे हुए हैं। खबरों के मुताबिक इन दोनों जहाजों ने इंजन खराब होने की दलील देकर कोलंबो के बंदरगाह में शरण ले ली है। इन जहाज के कमांडर्स को पता है कि अमेरिका कभी भी श्रीलंका की समुद्री सीमा में कोई एक्शन नहीं लेगा। इसी वजह से दोनों जहाजों ने कोलंबो बंदरगाह में अपनी पनाहगाह बना लिया है। मित्रों, अब हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी पनडुब्बियों की निगाहें इन 2 जहाजों पर लगातार बनी हुई हैं। अमेरिकी नौसेना को इंतजार है कि कब ये जहाज अपने बिल से बाहर निकलें और डेना की तरह ही इन 2 ईरानी जहाजों को भी टॉरपीडो से निशाना बनाया जाए।